जय हिंद। पिछले क्लास में हम आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में भाग 1 भाग 2 में बताए थे कि पहले में पुरातत्व वस्तुएं है ना, और पुरातत्व वस्तुएं क्या है, इनके खोजकर्ता के बारे में पढ़ाए थे। और उसके बाद हमने पिछले वीडियो में उसके बाद वाले में जाने कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से नगरें खोजी गई है, उनके खोजकर्ता, उनके पुरातात्विक स्थल के बारे में, और ये कौन से नदियों के तट पर स्थित है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला है। उससे पहले हम आपका 1 मिनट समय लेना चाहेंगे। देखिए बच्चों, हमने जो ये बात बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हम लिख करके दिए हैं। ऐसे हम बोल बोल कर ऑब्जेक्टिव टाइप बता सकते थे MCQ, बट आपको एग्ज़ाम में एक अच्छा लैंग्वेज देना है ना, और अच्छा लैंग्वेज देने के लिए आपको एक अच्छा लैंग्वेज की आवश्यकता होगी। उसे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर को। MCQ वगैरह तो आप कर लोगे आसानी से, बट एक अच्छा लैंग्वेज देने के लिए हम ये सारी चीज़ें बोर्ड पर के आपको लिख करके देते हैं ना। और हम आपको ऐसी हड़प्पा सभ्यता की, जैसे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पढ़ाएं, हड़प्पा सभ्यता का काल पढ़ाएंगे, और पिछले अगले वाले जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ाएंगे हड़प्पा नगरों से प्राप्त, है ना, या कौन कौन से नगरों से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति की प्राप्त हुई, 1398 में मोहरे प्राप्त हुए, कालीबंगन से हल का प्रमाण मिला है ना। ये सारे नगरों के बारे में आपको एक एक करके हम बताते चले जाएंगे, है ना। तो चलिए आज हम आप लोग को यहाँ से शुरू करते। देखिए बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जानते। विस्तार का मतलब कहाँ से कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है ना, ये सारी बातें। तो पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो शुरुआत हुआ था खुदाई के द्वारा, है ना। तो लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन की खुदाई 1856 में प्रारंभ की गई थी। तो बच्चों, जब रेलवे की जो खुदाई होती है ना, तो बहुत सारी जगह होते हैं, ऊंचे नीचे होते, किसी को समतल करनी होती है ना, किसी को बड़े से जो टीला टाइप का होता है उसे तोड़ना पड़ता है। तो उसी तरफ से मोहनजोदड़ो के जो नगर थे, ऐसे मोहनजोदड़ो के बारे में तो अर्थ तो बताए थे। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला, है ना। तो उसी तरह से क्या करना है बच्चों, इन सारी चीज़ों को याद रखनी छोटी छोटी बातों में, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है ना, अलग अलग विद्वानों ने अपने आधार पर, या जिस तरह से उन्होंने उसको खोजा, है ना, या अपने अपने आधार पर उसका अलग रखा। लेकिन जेन्युइन एक बात याद रख लीजिएगा, किसी एक ठोस की बातों, किसी एक ठोस प्रामाणिकता मिली हमको, वहाँ से हमको किसी एक व्यक्ति का तो एक देना ही पड़ेगा ना, बाकी बहुत लोगों का अलग अलग। जैसे हम जानेंगे आज। देखिए रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, कहता बच्चों पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, यानी कुल मिलाकर देख लेंगे, ये यहाँ से हो गया आपका पूर्व, और ये यहाँ पर हो गया आपका पश्चिम। क्या हो गया बच्चों? पश्चिम, है ना। और कहता है ये दोनों की जो पूर्व से पश्चिम है, ये कहता है 1600 किलोमीटर लंबाई। कितनी है? 1600 किलोमीटर, है ना। तो 1600 किलोमीटर है। और याद रखिएगा, उत्तर से लेकर के दक्षिण नीचे तक का ये कहता है 1100 किलोमीटर है। कितना है? 1100 किलोमीटर उत्तर, है ना, और नीचे दक्षिण। बच्चों आपको अगर मैप में समझ में नहीं आए ना कि वो उत्तर है किधर, पूर्व है किधर, तो एक चीज़ याद रख लीजिए कॉन्सेप्ट में। देखो बच्चों, यहाँ से देखो, देखिए ऐसे तो आपको पूरब से पश्चिम याद रह जाएगा। जिधर अगर आप किताब देख रहे होंगे या जिधर से लिख रहे होंगे बच्चों, तो आपका जिधर दाहिना हाथ होगा ना बच्चों, जिधर दाहिना हाथ होगा उधर हो जाएगा आपका पूर्व। हम कॉपी किताब की बात करें जहाँ पर लिख रहे हैं, ये नहीं कि हमेशा दाहिना हाथ की बात कर रहे हैं ना। और आपका जिधर बायां हाथ हो जाएगा बच्चों, उधर हो जाएगा पश्चिम। और हमेशा से अगर ये चीज़ कॉपियों में लिखोगे तो याद रखना, मेरा ऊपर माथा की ओर ये हो जाएगा उत्तर, ऊपर की, और नीचे ये हो जाएगा दक्षिण। मैंने अगर आप कॉपी के पेज में, बोर्ड पर या कहीं भी लिखेंगे तो आपका दाहिना हाथ जिस डायरेक्शन में होगा उधर पूरब हो जाएगा, और बायां हाथ पश्चिम, ऊपर की ओर हो जाएगा उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। तो ध्यान से सुनोगे बच्चों, रंगनाथ महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखेंगे तो पूरब से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों। और उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे नीचे की ओर आएंगे तो इसकी लंबाई है 1100 किलोमीटर। ठीक है। और कुल मिलाकर अगर देखेंगे बच्चों, इसकी सीमा कुछ ऐसे अगर देख लेते हैं, कुछ खोज हुए हैं, उसके का बाद इसके कुछ अवशेष मिले जगह जगह पर,
तो जिस कारण से इसकी सीमा थोड़ी बढ़ गई। लेकिन इनका विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 12,99,600 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल यानी कि सिंधु सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है बच्चों वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। बच्चों क्या होता है, वर्ग किलोमीटर। अच्छा बच्चों एक चीज़ तो आपको याद होगी ना कि सर वर्ग किलोमीटर हमें समझ में नहीं आता क्या होता है, तो बच्चों याद रख लीजिएगा। अगर आपको वर्ग मीटर बोलेगा तो 100 मीटर लंबा गुना 100 मीटर चौड़ा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पर भी हम वर्ग क्षेत्रफल कह रहे हैं, तो इतना वर्ग क्षेत्रफल है इसका, वर्ग किलोमीटर में है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1000 है ना मीटर से या कह देना है 1 किलोमीटर गुना 1 किलोमीटर गुना करोगे ना तो वो निकलेगा उसका वर्ग क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, किसका, सिंधु सभ्यता का विशाल क्षेत्रफल। आपको पता है बच्चों कि यह सभ्यता का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, आज के समय में या उस समय में भी सिंधु सभ्यता के इतना बड़ा बृहद क्षेत्रफल किसी सभ्यता का नहीं था, है ना। अगर देखोगे विद्वानों ने अनुमान लगाया और कहीं से ये जानने की कोशिश की है कि हड़प्पा सभ्यता का बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, उसके सामने में मिस्र की जो सभ्यता थी बहुत छोटी थी। क्या थी, मिस्र की सभ्यता बहुत छोटी थी, किसके सामने में, हड़प्पा सभ्यता के सामने में, यानी सिंधु सभ्यता के सामने में, है ना। तो उस समय में अनुमान लगाया गया, आज भी यही है कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो मिस्र की सभ्यता से 20 गुना अधिक है। मिस्र की सभ्यता से कितनी गुनी अधिक है बच्चों, 20 गुनी अधिक है। कितनी गुनी अधिक है, 20 गुनी अधिक है ना। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो मिस्र की सभ्यता से 20 गुनी अधिक है। इसके साथ साथ और जान लेते हैं बच्चों, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों सभ्यता को अगर मिला दिया जाए, है ना, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों सभ्यता को अगर मिला दिया जाए तो भी सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 12 गुना अधिक हो जाता है। इसका मतलब उस समय सिंधु सभ्यता सारी सभ्यताओं से सबसे बड़ी भी थी और सबसे विकसित सभ्यता थी। हम जब इसके नगरों से प्राप्त वस्तुओं के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, यह चीज़ जानकर आश्चर्यचकित हो जाए कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा विकसित थे। और एक चीज़ हमेशा से ध्यान रखना बच्चों आप लोगों को, जब भी आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे ध्यान से, उस चीज़ में अपने जो सोचने की जो क्षमता है उसको थोड़ा बढ़ा देना, है ना, बहुत गहराई से उसे सोचने, क्योंकि मैक्सिमम इसमें जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो अगर आप अनुमान लगा लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख लेंगे। बात समझ में है कि नहीं। जैसे हम किस चीज़ के बारे में एक उदाहरण दे लेते हैं। देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त की गई कांस्य की नर्तकी मूर्ति, तो कांस्य की नर्तकी मूर्ति का क्या मतलब होगा, यह मतलब हो सकता है कि नर्तकी मूर्ति क्यों बनाई है। नर्तकी मूर्ति इसलिए बनाई है बच्चों ताकि वहाँ के लोग आमोद प्रमोद में अर्थात नाच गान में समय बिताता होगा, इसलिए उसका एक छोटा सा रूप बनाकर रख लिया होगा। बात समझ में है कि नहीं। जैसे मिट्टी के खिलौने, है ना, बैलगाड़ी पाया गया पक्की मिट्टी का, तो इससे क्या प्रमाण मिलता है कि यहाँ के बच्चों खेलते होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच कर रखनी पड़ेगी, है ना। अब देखते हैं बच्चों, ये हड़प्पा सभ्यता का हम लोग क्षेत्रफल जाने। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक, है ना। विद्वानों ने बताया कि इसकी जो आकृति हड़प्पा सभ्यता का वो त्रिभुजाकार है। कैसी है, त्रिभुजाकार है। तो इसकी आकृति जो त्रिभुजाकार, हम उसे जानने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, देखिए उत्तर में अगर हम बात कर लेते हैं ऊपर में, तो ध्यान से देखो, उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका उत्तर है। उत्तर में कहाँ पर है बच्चों, कश्मीर के अखनूर से लेकर के दक्षिण में गुजरात का तट बन जाता है। नर्मदा नदी तो नहीं, गुजरात का तट, है ना, नर्मदा नदी यानी गुजरात तक है ना। बात समझ में। और कहता, ध्यान से देखिएगा, कहता है दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तक
और यहाँ से अगर उठा लेते हैं यहाँ पश्चिम डायरेक्शन, इधर तो पूर्व है ना, इधर थोड़ा पंजाब का मांटगोमरी जिला पड़ जाता है, थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो कुल मिलाकर फिर भी ये त्रिभुजाकार में ही माना जाएगा। तो ये पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान है ना कि मकरान क्षेत्र तक, ये पूरा एक त्रिभुजाकार में हड़प्पा सभ्यता दिखती है। बात समझ में कि इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे तो उत्तर पूर्व में थोड़ा सा हिस्सा अगर देख लेते हैं तो यहाँ तक मेरठ में भी पाया गया है थोड़ा हिस्सा, है ना। जन्मिनी इतने से ही सारा चीज़ें जानी जाती है हड़प्पा त्रिभुजाकार से, ठीक है। तो ये सभ्यता जो है ध्यान से देखिएगा, उत्तर में अखनूर है ना, और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट में, और पूर्व में मेरठ तक थोड़ा सा है ना, और पश्चिम में बलूचिस्तान तक है। कुल मिलाकर अगर बड़े मात्रा में देखेंगे त्रिभुजाकार का ही दिखता है, ठीक। देखिए मिस्र की सभ्यता सिंधु सभ्यता से हम बता चुके हैं पहले कि बहुत बड़ी है, यानी 20 गुना अधिक है। और मिस्र और मेसोपोटामी की सभ्यता को मिला दें तो भी हमारी सभ्यता दोनों की सभ्यता से 12 गुनी अधिक है। 1-2 नहीं बच्चों, 12 गुना अधिक है, ठीक है। चलिए ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये चीज़ आपको एग्जाम में लिखना, अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को लिखें तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, है ना। आते हैं अगला पॉइंट पर, हड़प्पा सभ्यता का काल। काल का मतलब समय, कब से कब हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया, समय माना गया है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर के अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत रहा है, सबकी अपनी अपनी सोच रही है जिसने जिस तरह से कहा, है ना। लेकिन हमें कुछ ठोस प्रमाण तो मिलने चाहिए ना, किससे पता चलता है। तो उस विधि को निकालने के लिए उन्हें कितने साल पुराने समय से हड़प्पा सभ्यता चल रही है, तो उस विधि को निकालने के लिए कार्बन 14 विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी विधि? कार्बन 14। कार्बन 14 के बारे में एक अलग से वीडियो बनाए कि कैसे कैसे निकाला जाता है। फिलहाल यहाँ पर समझिए कि कार्बन 14 विधि में क्या है और कैसे होता है ना। तो वो विद्वानों का अलग अलग मतभेद था, तो जिसमें से कार्बन 14 विधि और डॉक्टर व्हीलर द्वारा एक निर्धारित समय दिया गया कि हड़प्पा का जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। चलिए, तो हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब है, 2500 से 1750। अलग अलग बुक में अलग अलग होगा, लूसेंट वगैरह में भी थोड़ी सी अलग अलग रहती है ना, वहाँ 2400 से लेकर के वही लगभग 1700 के आसपास दिया होगा। लेकिन एनसीईआरटी बुक कहती है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना गया। और किसके अनुसार? तो कार्बन 14 और डॉक्टर व्हीलर के अनुसार, है ना। चलिए देखते हैं कार्बन 14 क्या है बच्चों। देखिए कार्बन 14 एक विधि है, और सबसे पहले जो इसको इस विधि को जिसने तैयार किया, निकाला, वो अमेरिका के प्रख्यात व्यक्ति जो थे वो थे बीएफ लिवी, है ना। कि क्या थे? बीएफ लिवी थे। और पता है ये अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री है। इसे 1960 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक। तो इसकी जो शुरुआत किया था बीएफ लिवी ने 1946 ईस्वी में किया गया था। इसके अनुसार इनका क्या कहना था कि कोई भी अगर पेड़ पौधे या इंसान या जीव जंतु हैं तो उसके शरीर में 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। एक होता है कार्बन 12 और कार्बन 14। एक कार्बन 12 और कार्बन 14। हम आपको अगले वाले वीडियो में बनाएंगे इसके बारे में। तो इसमें कार्बन की मात्रा में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं ना, 8-6 के अनुपात में होता है 14, ठीक। तो कार्बन 14 जो है बच्चों वो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। और उस देखिए जब मनुष्य जीवित रहता है ना उस समय कार्बन 12 और कार्बन 14 उसके शरीर में समान मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य जब जीवित रहते हैं तो कार्बन की मात्रा लेते रहते हैं शरीर में, है ना, कहीं न कहीं से ले ही लेते हैं। तो वैसे स्थिति में जब इंसान मर जाते हैं तब कहा जाता है कि उसके शरीर में कार्बन 14 जो है और कार्बन 12 में से दोनों मात्रा मरने के दौरान में, देखिए दोनों मात्रा में से क्या होता है कि कार्बन 12 जो है वो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का धीरे धीरे क्षय होने लगता है। क्षय का मतलब कमी होने लगती है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, निरंतर घटने लगते हैं। इसी क्रम में कहते हैं जितना ज़्यादा कार्बन 14 खत्म होगा, है ना, जितना ज़्यादा खत्म होगा उससे अनुमान लगा लेता है वैज्ञानिक यह वस्तु कितनी पुरानी। इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है, ये सारी बताएंगे कभी कभी आपको।
तो कहता है कि कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, इस आधार पर कार्बन 14 कम हो जाती है ना, जिससे वस्तु की गणना की जाती है कितने पुराने हैं, है ना। और कार्बन 14 जितनी मात्रा में कम होगी वस्तु उतना ही प्राचीन माना जाएगा, उतनी ही पुरानी मानी जाती है। बात समझ में कि। और शरीर में जो कार्बन 14 घटता है, कम होने लगता है, वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों रेडियोधर्मिकता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक पे या इस वीडियो में हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का काल के बारे में जाने। हमारी जो अगली वीडियो आएगा बच्चों, उसमें हम बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, उनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक और चीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अपनी कॉपी को थोड़ा सा रंगीन बनाइएगा बच्चों। रंगीन का मतलब ऐसी कॉपी बनाओगे, मतलब 3-4 कलमों का प्रयोग करोगे लिखने में, है ना। जैसे लाल रंग है, हरे रंग है, ब्लू है, काले रंग है, इन 3-4 कलमों का प्रयोग करिएगा ताकि कॉपी आकर्षित लगे देखने में, है ना। और इससे जितने बार आप कॉपियों को कलम बदल बदल कर लिखोगे, सबसे बड़ा बेनिफिट इससे क्या जानते हैं बच्चों, आपका ध्यान जो है ना वो कंसंट्रेट होगा कि अगले वाले में किसी नाम, जगह का नाम, डेट लिखना है तो कलम को बदल के लिखेंगे ताकि आपका ध्यान कंसंट्रेट रहेगा, है ना। कभी अमूमन बच्चे क्या होते हैं, लिखे जा रहे हैं पर ध्यान कहीं और है। पता चला 10 पेज लिख करके ख़त्म है, लेकिन कहीं अलग दुनिया में, अलग गाने में वो खोया हुआ है ना। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ना है, कलम बदल कर लिखना, कॉपियों को रंगीन बनाना ताकि देखने में अच्छा लगे, है ना। जैसे आप लोग नहीं देखते हैं कभी कोई अच्छे लोग या फिर अच्छे महिलाएं लोग खूब सोच सज समझ कर आते हैं ना, या लड़कियां लोग तो कैसे 1-2 लड़के का मन करता थोड़ा देख लें, 1-2 बार देख लें, मन नहीं भरता। तो उसी तरह से क्या करना है ना, जैसे उन लोगों को देखने की इच्छा होती है उसी तरह से आप कॉपियों को बनाएं कि यार मेरी कॉपी इतनी खूबसूरत हो कि यार इसको बार बार पढ़ने का मन करे, एक बार निकालें तो देखें। और सबसे अच्छी बेनिफिट क्या जानते हैं बच्चों, इससे आप किसी भी चीज़ को ढूंढोगे ना, किसी डेट को या नाम को, जगह को, तुरंत दिखते चले। इसलिए कॉपियों को रंगीन बनाया करिए। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।